गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 8 म्युनिसिपल वाटर सप्लाई। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि म्युनिसिपैलिटी जो वाटर सप्लाई करती है वो किस तरीके से सप्लाई होता है। म्युनिसिपल वाटर सप्लाई का मतलब है वो पानी जो कि म्युनिसिपैलिटी सप्लाई करती है हमारे घरों के लिए। तो घर में ये पानी किस किस काम आता है? ये ड्रिंकिंग के काम में आता है, वॉशिंग, बेदिंग, सब काम में आता है। तो कई कंट्रीज़ में तो क्या होता है कि ड्यूअल वाटर सप्लाई होती है कि ड्रिंकिंग वाटर अलग आता है, बेदिंग वॉशिंग के लिए पानी अलग आता है। लेकिन जनरली हमारे कंट्री के 90% एरियाज़ में सिंगल वाटर सप्लाई होती है, जहाँ की ड्रिंकिंग वाटर, बेदिंग, वॉशिंग के लिए एक ही बार पानी आता है। तो ये जो पानी आता है इसे हम म्युनिसिपल वाटर सप्लाई कहते हैं, और ये जो पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का होना चाहिए। तो जब ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी का होगा तो हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पहले पढ़े हुए हैं, तो वो होने चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं जो पोर्टेबल वाटर की, दे आर मेंशन्ड हियर। तो वाटर क्लियर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम सॉलिड इम्प्योरिटीज़, अच्छा टेस्ट होना चाहिए। अच्छे टेस्ट का क्या मतलब है? जब हम वाटर की नॉर्मल क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो वाटर इज़ कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस। बट जब हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं तो उस वाटर में कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण उस वाटर में एक टेस्ट होता है। सो इट शुड हैव अ फेयरली गुड टेस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। ओडरलेस होना चाहिए, पानी सॉफ्ट होना चाहिए, यानी उसमें हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। अबंडेंट होना चाहिए, चीप होना चाहिए, उसमें डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होने चाहिए, डिज़ोल्व्ड गैसेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्शनेबल गैसेस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि उसमें H2S है, अमोनिया है, इस तरह की गैसेस नहीं होनी चाहिए, पर ऑक्सीजन होना चाहिए। मेटलिक इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होने चाहिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, फिनॉलिक कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए। ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। करोसिव मेटल्स नहीं होने चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि म्युनिसिपैलिटी जब वाटर सप्लाई करती है तो वो जो सप्लाई करती है वो या तो किसी रिवर से सप्लाई करेगी, या पॉन्ड से सप्लाई करेगी, या लेक से सप्लाई करेगी, जो कि एक ओपन वाटर सोर्स है। तो उसके अंदर बहुत तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फ्री फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ म्युनिसिपैलिटी को क्लीन करनी होती हैं। अब वाटर जो डोमेस्टिक उसमें सप्लाई होता है उसमें क्या होता है, वो 4 स्टेप्स में क्लीनिंग होता है। फर्स्ट स्टेप स्क्रीनिंग होता है। तो स्क्रीनिंग में हम जितनी भी फ्री फ्लोटिंग और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं पानी के अंदर, वो पानी में से रिमूव की जाती हैं। सेडिमेंटेशन में जो कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि स्क्रीनिंग से रिमूव नहीं होती हैं, वो रिमूव की जाती हैं। उसके बाद पानी को फ़िल्टर किया जाता है, और जो लास्ट स्टेप है उसमें जितने भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। सो दैट इज़ कॉल्ड डिसइंफेक्शन। नाउ वी विल टेक अप ऑल दीज स्टेप्स वन बाय वन. So the first step in municipal water supply is screening. See, as I told you earlier, screening का मतलब है कि जितनी भी free floating और suspended impurities हैं वो रिमूव की जाती हैं। तो ये क्या, एक तरह से छलनी से हम पास कर रहे हैं पानी को। तो जब आप पानी को छलनी से पास करेंगे तो जितनी भी फ्री फ्लोटिंग और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं वो जितने बारीक छेद होंगे उतनी वो इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएंगी। तो इसमें जो वाटर है इट पासिस थ्रू वर्टिकल बार्स विद परफोरेशंस। वर्टिकल बार्स होते हैं, उनमें बहुत सारे छेद होते हैं। इन बार्स को स्क्रीन्स कहा जाता है, और ये क्या करते हैं, सस्पेंडेड और फ्री फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ को रोक लेते हैं। अब ये बार्स क्या होता है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। सबसे पहला बार है उसमें मोटे मोटे छेद होते हैं, सेकेंड बार में छोटे छेद, फिर और छोटे, फिर और छोटे, और जो कचरा एक साइड पे इकट्ठा हो जाता है उनको स्क्रीनिंग्स कहा जाता है। स्क्रीनिंग्स क्या हैं? दे आर सॉलिड वेस्ट पार्टिकल्स विच आर कलेक्टेड ऑन द अदर साइड ऑफ वर्टिकल बार्स और स्क्रीन्स। तो इस तरीके से जब आपको दूसरी साइड जो पानी मिलेगा, सी आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम कि वो किस तरह से होता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। सो यहाँ पर रॉ वाटर अंदर आ रहा है, रॉ वाटर जिसके अंदर सस्पेंडेड और फ्री फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी छलनियाँ लगी हुई हैं जिन्हें हम स्क्रीन्स कहते हैं। अब ये जो पहली है इसमें बड़े बड़े छेद हैं, जो सेकंड है उसके छेद थोड़े छोटे हैं,
जो थर्ड है उसके छेद और छोटे हैं और भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो एज अ रिज़ल्ट पानी छनता जाएगा और यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ इकट्ठी हो जाएंगी। इन इम्प्योरिटीज़ को स्क्रीनिंग्स कहा जाता है। तो और यहाँ पर हमें जो क्लीन वाटर होता है या स्क्रीन्ड वाटर हम कह सकते हैं, स्क्रीन्ड वाटर हमें बाहर मिल जाता है। इन स्क्रीनिंग्स को फिर अलग से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, इनको ग्राइंड किया जाता है और इन्हें डिस्पोज किया जाता है। तो इस तरह से आपको स्क्रीनिंग यानी कि फर्स्ट स्टेप के बाद जो पानी मिल रहा है दैट इज़ फ्री ऑफ ऑल काइंड ऑफ फ्री फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। अब पानी में कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ हैं। कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ मतलब जिनका साइज़ 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर है। आपने कई बार देखा होगा घर में पानी आता है वो बहुत मिट्टी मिट्टी जैसा होता है, तो वो कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ के कारण होता है जिसे स्क्रीनिंग से रिमूव नहीं किया जा सकता है। जब आप बहुत टाइम के लिए उसे छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब्ड तो वो कोलॉइडल पार्टिकल्स ग्रेजुअली सेटल हो जाते हैं और क्लीन वाटर ऊपर आ जाते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पर होता है कि जब फाइन सस्पेंडेड कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है तो उसे सेडिमेंटेशन कहा जाता है। सेडिमेंटेशन का मतलब आप सब जानते हैं कि जब पानी को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ते हैं तो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो सस्पेंडेड जो कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ हैं वो अपने आप सेटल हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत बड़ा टैंक लिए जाते हैं। उन टैंक्स के डायमेंशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 मीटर्स डीप टैंक है और वहाँ पर पानी को अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है फॉर 12 to 16 आवर्स, मतलब काफ़ी टाइम के लिए। कई बार रिटेंशन पीरियड 2 to 6 आवर्स भी होता है, वो डिपेंड करता है कि किस पार्ट साइज़ की इम्प्योरिटी है और कैसी है। तो पानी को जब अनडिस्टर्ब हम छोड़ते हैं तो जितनी भी कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल हो जाती हैं और क्लियर वाटर ऊपर स्टैंड करता है। अब इस रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कोएगुलेंट्स डालते हैं। जैसा कि हमने लाइम सोडा में पढ़ा, कोएगुलेंट एलम हो सकता है, कोएगुलेंट NaAlO2 हो सकता है और कोएगुलेंट फेरस सल्फेट हो सकता है। तो जब आप कोएगुलेंट डालेंगे तो रिएक्शन फास्टर होगा और जल्दी सेटलमेंट होगा। So what happens is that if you add alum, so alum will react in the presence of alkalinity. उसमें पानी में alkalinity होनी चाहिए, यदि नहीं है नेचुरली तो हमें थोड़ा सा बेस उसमें ऐड करना पड़ता है। तो जब हम एलम डालते हैं तो यू सी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक फ्लॉक्यूलेंट प्रेसिपिटेट बनता है। फ्लॉक्यूलेंट प्रेसिपिटेट का मतलब वो प्रेसिपिटेट जो फ्लोट होता रहता है। अब ये जो प्रेसिपिटेट है ये थोड़ा चिपचिपा होता है, आपने देखा होगा थर्ड ग्रुप में। तो ये इम्प्योरिटीज़ को अट्रैक्ट कर लेगा, इम्प्योरिटीज़ इसके ऊपर सेटल हो जाएंगी, ये हैवी हो जाएगा और ये नीचे सेटल हो जाएगा। इसी तरह से हम NaAlO2 भी ऐड कर सकते हैं एज एन कोएगुलेंट। ये किस pH रेंज में एक्ट करता है, ये 5.5 to 8 pH रेंज में एक्ट करता है। इसको बेस की या अल्कलाइनिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद अल्कलाइन है। तो यदि पानी है जो अल्कलाइन नहीं है तो उस केस में हम NaAlO2 को यूज़ कर सकते हैं। यदि पानी में अल्कलाइनिटी है तो फिर हम एलम यूज़ करते हैं और वैसे जो सबसे कॉमन कोएगुलेंट है वो एलम ही है। तो एलम भी रिएक्ट करेगा और वो भी जो प्रेसिपिटेशन का रेट है उसको इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह से फेरस सल्फेट भी एक कोएगुलेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। इसके लिए स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए। तो इस तरह से फेरस हाइड्रोक्साइड का PPT बनेगा और ये फेरस हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडाइज होकर फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि क्विक सेडिमेंटेशन में हेल्प करता है। अब क्या हुआ कि पानी में जितनी भी कोलॉइडल इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल हो गई। अब हम इसे डिकेंट करते हैं, धीरे धीरे ऊपर वाले पानी को जो क्लीन वाटर है उसे रिमूव करते हैं। लेकिन जैसा आपने लाइम सोडा में पढ़ा कि डिकेंट करते वक्त थोड़ा बहुत जो PPT है वो आ सकता है, तो हम उसे फ़िल्टर करते हैं। तो फ़िल्टर करने के लिए यहाँ पे सैंड फ़िल्टर यूज़ किया जाता है। और सैंड फ़िल्टर क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं लाइम सोडा प्रोसेस में। सैंड फ़िल्टर इस तरह का होता है कि सैंड फ़िल्टर में सैंड के इंक्रीजिंग पार्टिकल साइज़ अरेंज किया जाए। सबसे ऊपर फाइन सैंड होता है, फिर कोर्स सैंड होता है, फिर ग्रेवल होता है और उसके नीचे क्या होता है, ये अंडर ड्रेन्स होते हैं। अंडर ड्रेन्स मतलब जब फिल्टर्ड पानी आएगा तो क्या होगा कि सेडिमेंटेड वाटर इस सैंड फिल्टर में अंदर डाला जाता है।
अब सेडिमेंटेड फ़िल्टर एक बहुत बड़े टैंक से आ रहा है तो पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, तो यदि आप एकदम से सैंड फ़िल्टर पे डाल देंगे तो वो इफ़ेक्टिव फ़िल्ट्रेशन नहीं होगा। तो हम इसको इस चेम्बर में डालते हैं जिसे ब्रेक प्रेशर चेम्बर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सेडिमेंटेड वाटर है उसे कलेक्ट किया जाता है और ऊपर एक ओपनिंग है, उससे धीरे धीरे पानी यहाँ पर आएगा and then it will pass gradually through fine sand, coarse sand and gravel. फाइन सैंड के बीच में जितने पोर्स हैं उससे बड़ी जितनी भी इम्प्योरिटी है वो सब इस फाइन सैंड के ऊपर रिटेन हो जाएगी, बल्कि इसके ऊपर एक और लेयर आती है जिसे सिल्ट कहा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है। तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ रिटेन हो जाती हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि जो सिल्ट है उसकी ओपनिंग बंद हो जाती है, तो हम उस सिल्ट को रिमूव करके फ्रेश सिल्ट डाल देते हैं। अब ये जब पानी फ़िल्टर होगा ये अंडर ड्रेन से कलेक्ट होके ये फ़िल्टर्ड वाटर यहाँ पर इस वाले चेम्बर में कलेक्ट हो जाएगा। अब फ़िल्टर्ड वाटर राइजेज़ अप, यहाँ पर एक ट्यूब है जिसमें एक सर्कुलर फ्लोट लगाया हुआ है, यहाँ पर भी एक मैश लगाया हुआ है और धीरे धीरे ये पानी आएगा एंड यू विल गेट फिल्टर्ड वाटर ओवर हियर। So by this filtration, जितना भी filtration ensures that all type of colloidal impurities, suspended impurities, free floating impurities from water are removed. अब जो लास्ट स्टेप है पानी का वो है डिसइंफेक्शन। सी जनरली उन वाटर बॉडीज़ को सेलेक्ट किया जाता है म्युनिसिपल वाटर सप्लाई के लिए जो अपने आप में फेयरली गुड क्वालिटी ऑफ वाटर जिनमें है और जिसके पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स करके वो पानी क्लीन हो जाता है, लेकिन अभी भी उसमें बैक्टीरिया और पैथोजेंस प्रेजेंट हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है ऑफ रिमूविंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है, डिजीज़ कॉजिंग। तो जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ है उसके रिमूव करने के प्रोसेस को डिसइंफेक्शन कहा जाता है। अब डिसइंफेक्शन आपको पता है, घर में पानी है आप उबाल के डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई की बात हो रही है तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए और म्युनिसिपल वाटर सप्लाई में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो बॉयल करना संभव नहीं है। तो एक तरीका है बॉयलिंग, लेकिन ये म्युनिसिपल वाटर सप्लाई के लिए फेल हो जाता है क्योंकि इट इज़ नॉट कॉस्ट इफ़ेक्टिव। दूसरा जो तरीका है दैट इज़ बाय एडिंग ब्लीचिंग पाउडर, तीसरा है एडिंग KMNO4, चौथा है ओजोनाइजेशन। सो नाउ वी विल स्टडी ऑल दीज वन बाय वन। पहला बॉयलिंग, मैंने आपको बताया कि आप पानी को करीब 30 मिनट्स तक बॉयल करीजिए तो वो डिसइंफेक्ट हो जाता है। जो मेथड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है उसे क्लोरीनेशन कहा जाता है। क्लोरीनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन को बहुत तरीके से ऐड किया जाता है, जैसे कि आप ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो जब ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं विच इज़ CaOCl2, 1 किलो ब्लीचिंग पाउडर 100 किलो लीटर्स ऑफ वाटर में डाला जाता है और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है बहुत देर तक। केमिकल रिएक्शंस होंगे तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इट विल ऑक्सीडाइज टू गिव यू क्लोरीन, और ये क्लोरीन हाइड्रोलाइज होके HCl और HOCl बनाती है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो HOCl है विच इज़ हाइपोक्लोरस एसिड, ये एक डिसइंफेक्टेंट है। क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट नहीं है, क्लोरीन इज़ नॉट द डिसइंफेक्टेंट, हाइपोक्लोरस एसिड इज़ द डिसइंफेक्टेंट। तो ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये जर्म्स की एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करती है ताकि जर्म्स मर जाते हैं। अब इस प्रोसेस के ड्रॉबैक क्या हैं, आप देखिए कैल्शियम इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कैल्शियम इंट्रोड्यूस हो रहा है पानी में हार्डनेस हो जाएगी। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, स्टेबल नहीं है, यदि आप इसको बहुत टाइम के लिए रखते हैं तो ये डिटीरियोरेट हो जाता है, क्लोरीन इसमें से निकल जाती है। तीसरा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि यदि आप एक्सेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं तो पानी का टेस्ट और कलर ख़राब हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि पानी आता है म्युनिसिपैलिटी का, कड़वा कड़वा होता है, स्मेल आती है उसमें, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ एक्सेस क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर। नाउ क्लोरीनेशन का दूसरा तरीका है डायरेक्ट क्लोरीनेशन। आप क्लोरीन गैस पास कर दीजिए, क्लोरीन गैस डायरेक्ट पास करेंगे तो वो क्या होगा, इट विल हाइड्रोलाइज टू फॉर्म HCl एंड HOCl, वंस अगेन HOCl विल किल द जर्म्स। तो ये भी एक तरीका है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये इकोनॉमिकल होता है, कम स्पेस चाहिए, स्टेबल होता है, डिटीरियोरेट नहीं होता, इसमें कैल्शियम नहीं होता। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज ये है कि यदि एक्सेस डाल रहे हैं तो अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ओडर पानी में प्रोड्यूस होता है,
प्लस एक्सेस क्लोरीन से म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन भी होता है। तीसरा तरीका क्लोरीनेशन का क्या है, क्लोरामीन्स ऐड किए जाते हैं। तो क्लोरामीन्स, जब आप क्लोरीन और अमोनिया को रिएक्ट कर रहे हैं 2:1 रेशो में, तो क्लोरामीन बनता है। क्लोरामीन से भी HOCl, देखिए हर जगह HOCl प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो डिसइंफेक्टेंट है वो HOCl है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि इससे पानी का टेस्ट ख़राब नहीं होता और कोई इरिटेशन भी प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जो कॉमन तरीका है वो कॉमन ये है, सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि पानी में या तो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है या क्लोरीन डाला जाता है। सी एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो पानी में क्लोरीन डाला जाता है, यदि वो हम ज़्यादा डालते हैं तो उससे बैड टेस्ट, बैड ओडर आता है। तो यानी कि हमें कैलकुलेट करके क्लोरीन डालना पड़ता है। तो वो जो कैलकुलेशन है दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमें कितना क्लोरीन डालना चाहिए ताकि सारी तरह की इम्प्योरिटीज़ पानी में से हट जाएं और पानी का टेस्ट भी ख़राब ना हो। दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दूसरा तरीका एक तरीका बॉइलिंग हो गया, एक तरीका क्लोरीनेशन हो गया। जो तीसरा तरीका है वो KMNO4 है, विच इज़ पिंक कलर्ड सब्सटेंस। ऑल ऑफ यू नो KMNO4 जनरली कुओं में डाला जाता है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, नेसेंट क्लोरीन लिबरेट करता है। तो उससे क्या होगा कि H2S, आयरन, मैंगनीज, ये सब चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। तो करीब आप 1 to 2 मिलीग्राम पर लीटर जब आप डालते हैं 4 to 6 आवर्स के लिए, तो इनिशियली पानी पिंक होगा। फिर जैसे जैसे ऑक्सीडाइज होंगे इम्प्योरिटीज़, वो पानी वापस से अपना कलर रिटेन कर लेता है। तो ये जो KMNO4 का एडिशन है, इसे लाल दवा कहा जाता है। ये जनरली रूरल एरियाज़ में फॉलो होता है जहाँ पे वाटर को वेल्स से सप्लाई किया जाता है। एक और तरीका है ओजोनाइजेशन, कि ओजोन को पास किया जाता है। तो ओजोन अनस्टेबल है, उससे नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन क्या है कि डिसइंफेक्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो सारे जर्म्स को किल कर देता है। और ये भी डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन इसका जो कॉन्टैक्ट, ये 10 से 15 मिनट में ही पानी को डिसइंफेक्ट कर देगा और 2 to 3 ppm मिलीग्राम पर लीटर हमें ऐड करना होता है। लेकिन वंस अगेन दिस इज़ नॉट कॉस्ट इफ़ेक्टिव। जो सबसे कॉमन और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है वो क्लोरीनेशन ही है। अब ओजोनाइजेशन के एडवांटेज क्या हैं कि वो स्टरलाइज करेगा, ब्लीच करेगा, डीकलराइज करेगा। एक्सेस यदि डल जाएगा तो वो हार्मफुल नहीं होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन बना देता है। इरिटेशन कॉज नहीं करेगा म्यूकस मेम्ब्रेन में। इट विल इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ वाटर, क्योंकि जो ज़्यादातर पोर्टेबल वाटर है उसको ओजोन से भी स्टरलाइज किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया इट इज़ नॉट वेरी इकोनॉमिकल, तो क्लोरीनेशन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये चीज़ यहाँ आ गई। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट म्युनिसिपल वाटर सप्लाई, वेर यू हैव स्टडीड what are the steps which municipalities follow before they supply water to your homes. So this is the book that I have referred. This is the back cover of the book. These are the links I will provide in the description box, so you can buy this book from Amazon. It's a very good book. So thank you all. That is all for this lecture. In the next lecture I will take up breakpoint chlorination, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको पानी में क्लोरीन एक्चुअली डालना कितना है, जिससे सारी इम्प्योरिटीज़ भी ख़त्म हो जाएं और पानी का टेस्ट और ओडर भी ख़राब नहीं हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।